नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स को आराम से समझेंगे जहां से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन बनाता है। वो ट्रिकी एरियाज जैसे गवर्नर की पावर्स, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, विप सिस्टम क्या होता है, जहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर गलती हो जाती है। तो पेन और नोटबुक लेके बैठिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आज। लेट्स बिगिन। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हो रही है और आपकी पार्टी ने कहा है अगेंस्ट वोट करना है, पर एक एमपी ने जाके फॉर वोट कर दिया। अब क्या होगा? उसकी सीट चली जाएगी? या सोचिए, स्टेट असेंबली ने एक इंपॉर्टेंट बिल पास किया और गवर्नर साहब ने उसे बस अपने टेबल पे रख लिया महीनों तक। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? इन्हीं सब रियल लाइफ पॉलिटिकल ड्रामास के जो आंसर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में छुपे हैं। चलिए आज उन्हें ही डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के अंदर, देखते हैं कि वहां काम होता कैसे। आखिर हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ द पॉलिटिकल गेम। ओके, आइए। पहला कॉन्सेप्ट है व्हिप। अब ये नाम सुन के लगता है व्हिप मतलब चाबुक। नहीं, ध्यान से समझिए, यही प्रीलिम्स का पहला ट्रैप है। द व्हिप सिस्टम इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई एम रिपीटिंग इट, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी लॉ में, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो फिर ये है क्या? सिंपल सी बात है, ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, एक परंपरा है जो पार्टीज फॉलो करती हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। बेसिकली हर पार्टी का एक क्लास मॉनिटर होता है जो देखता है कि सभी एमपीज पार्टी की बात मान रहे हैं या नहीं। अब देखिए, इसके 3 लेवल्स हैं सिवियरिटी के हिसाब से। पहला है वन लाइन व्हिप। ये बस एक इन्फॉर्मेशन है, एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह कि भाई कल वोटिंग है, आना। सिंपल। दूसरा 2 लाइन व्हिप। ये थोड़ा सीरियस है, इसका मतलब है यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। और तीसरा सबसे स्ट्रिक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है 3 लाइन व्हिप। इसका मतलब है आपको आना भी है और पार्टी जिसको बोलेगी उसी को वोट करना है। ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है, इसको अगर आपने वायलेट किया तो समझो प्रॉब्लम हो गई। तो पूछेंगे सर क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, अगर किसी मेंबर ने 3 लाइन व्हिप को डिफाई किया तो उसकी पार्टी उसके खिलाफ 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकती है, उसकी सीट जा सकती है। और अब इस प्रीलिम्स ट्रैप को देखिए, यूपीएससी स्टेटमेंट देगा, द व्हिप सिस्टम फाइंड्स इट्स बेसिस इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। सही है या गलत? बिल्कुल गलत। याद रखिए, इट इज बेस्ड ओनली ऑन कन्वेंशन। ये गलती नहीं करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए स्टेट असेंबली ने एक बिल पास कर दिया। अब वो बिल जाएगा गवर्नर के पास। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखो। आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला आसान सा, साइन कर दें, बिल एक्ट बन गया। दूसरा विद होल्ड असेंट, यानी बिल को अपने पास रख लिया, एक तरह की पॉकेट वीटो। तीसरा, बिल को असेंबली के पास वापस भेज दें फॉर रिकंसिडरेशन। और चौथा, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल वन, ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो आर्टिकल 201 पिक्चर में आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस है जहाँ यूपीएससी आपको पकड़ सकता है। 2 आर्टिकल्स देखिए। आर्टिकल 175 कहता है गवर्नर मे एड्रेस द हाउस। ये मे शब्द इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये उनकी मर्जी है, डिस्क्रिशनरी है। लेकिन आर्टिकल 176 कहता है गवर्नर शैल एड्रेस। कब? 2 ओकेजन्स पर, हर साल के पहले सेशन में और हर इलेक्शन के बाद पहले सेशन में। तो मे मतलब मर्जी, शैल मतलब कंपल्सरी। सिंपल। तो हमने ये तो देख लिया कि लेजिस्लेचर के अंदर एमपीज और एमएलएज कैसे काम करते हैं, लेकिन ये लोग आते कहां से हैं? दिस ब्रिंग्स अस टू द फाउंडेशन, द ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, यानी रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस। कैसे डिसाइड हुआ कि लोकसभा में 543 सीट्स ही होंगी? इनकी बाउंड्रीज कौन बनाता है? चलिए ये समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू है। क्या आपको पता है कि लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं वो आज भी 1971 के सेंसस पर बेस्ड है? ऐसा क्यों? 1976 में 42nd अमेंडमेंट ने इन सीट्स को फ्रीज कर दिया। लॉजिक ये था कि जो स्टेट्स, खासकर सदर्न स्टेट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें पनिश ना किया जाए। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बढ़ती तो उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाती। इसलिए इस फ्रीज को 84th अमेंडमेंट ने 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो अभी टोटल सीट्स तो 1971 के हिसाब से फ्रोजन है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री है वो 2001 के सेंसस के हिसाब से एडजस्ट की गई है। तो ये बाउंड्रीज ड्रॉ करने का काम, ये लक्ष्मण रेखा खींचने का काम करता कौन है? ये काम करती है एक बहुत पावरफुल बॉडी जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन देखिए, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज,
द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। इतनी हाई प्रोफाइल कॉम्पोजिशन क्यों? ताकि ये बॉडी इम्पार्शियल रहे, इंडिपेंडेंट रहे। इनका काम है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू को इंश्योर करना और SC/STs के लिए सीट्स रिजर्व करना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक रीसेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिए। पहले यह माना जाता था कि डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर फाइनल है, आप उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ताकि इलेक्शंस टाइम से हो सकें। लेकिन इस 2024 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर कमीशन का ऑर्डर बिल्कुल आर्बिट्रेरी है, मनमाना है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यह आपके मेंस आंसर के लिए एक गोल्डन पॉइंट है ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस। चलिए अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के अंपायर की, द इलेक्शन कमीशन। इनके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में हाल ही में 2023 में एक नया एक्ट लाया गया है। अब प्रोसेस 2 स्टेप्स का है। स्टेप 1 एक सर्च कमेटी है जिसके हेड लॉ मिनिस्टर होंगे, वो 5 नाम सजेस्ट करेगी। स्टेप 2 एक सिलेक्शन कमेटी इन 5 नामों में से एक फाइनल नाम चूज करेगी। इस सिलेक्शन कमेटी में कौन है? PM, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यहां पर डिबेट इसलिए हुई क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने CGI को इस कमेटी में रखा था, बट इस नए एक्ट ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। अपॉइंटमेंट तो देख लिया, अब रिमूवल देखिए। यहाँ एक छोटा सा कैच है जहां गलती हो सकती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी CEC, उनको हटाना उतना ही मुश्किल है जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। लेकिन जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन, एंड दिस इज द कीवर्ड, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CEC। इसका मतलब है कि CEC की पोजीशन बहुत सिक्योर है ताकि वो बिना किसी डर के काम कर सके। अच्छा, हमने लेजिस्लेचर की बात की, एग्जीक्यूटिव की बात की, पर अगर ये सब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें तो इन पर नजर कौन रखेगा? इसके लिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन, द जुडिशरी। चलिए अब जुडिशरी के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां जजेस का अपॉइंटमेंट और अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है। देखिए, जो कोलिजियम सिस्टम हम आज सुनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 फेमस केसेस से इवॉल्व हुआ है। 1981 में फर्स्ट जजेस केस में कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ सलाह लेना है, मानना जरूरी नहीं, यानी गवर्नमेंट का पलड़ा भारी था। फिर आया 1993 का सेकंड जजेस केस, इसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, यानी CGI की सलाह माननी पड़ेगी। यहीं से कोलिजियम सिस्टम पैदा हुआ और 1998 के थर्ड जजेस केस ने इसे और बड़ा करके आज का CGI + 4 जजेस का फॉर्मेट तैयार किया। अब आते हैं जजेस के रिमूवल प्रोसेस पर। एक बात पहले क्लियर कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड जजेस के लिए यूज नहीं हुआ है, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए हुआ है। जजेस के लिए हम कहते हैं रिमूवल, और ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है कि आज तक कोई भी जज इस प्रोसेस से रिमूव नहीं किया गया है। इसके लिए 100 MPs लोकसभा में या 50 MPs राज्यसभा में मोशन लाते हैं, फिर एक कमेटी बनती है। अगर कमेटी ने गिल्टी पाया तब दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से उस मोशन को पास करना पड़ता है। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। एब रिमूवल प्रोसेस तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस के लिए है, पर अगर छोटा मोटा मिसकंडक्ट हो तो क्या? उसके लिए जुडिशरी का अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर। ये एक सेल्फ रेगुलेशन का तरीका है। इसमें CGI को कंप्लेंट मिलती है, एक कमेटी बनती है, वो रिपोर्ट देती है और उसके बेसिस पर जज को वार्निंग दी जा सकती है या रिजाइन करने को कहा जा सकता है। बेसिकली अपने घर की सफाई खुद करना। आइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझते हैं। ये 2 तरह का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट सिंपल है, कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया और आपने जानबूझकर उससे नहीं माना, विलफुल डिसोबीडियंस। क्रिमिनल कंटेम्प्ट थोड़ा सीरियस है, जब आप कुछ ऐसा लिखते, बोलते या करते हैं जिससे कोर्ट की अथॉरिटी कम हो या किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करते हैं। इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 से और हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 215 से मिलती है। चलिए अब हम अपने फाइनल टॉपिक पे आते हैं। हम कहते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या सारे स्टेट्स बिल्कुल एक जैसे हैं? उनके पास सेम पावर्स हैं? नहीं, अमेरिका जैसा नहीं है हमारा सिस्टम। इंडिया में है असिमेट्रिक फेडरलिज्म। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्टेट्स को उनकी यूनिक कल्चर या ज़रूरतों के हिसाब से स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। यही तो है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका एक बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ईस्टर्न नागालैंड के लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि उन्हें डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, तो इस अग्रीमेंट के तहत उन्हें 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 46 सब्जेक्ट्स पर डिसीजन मेकिंग पावर्स दी गई हैं। ये असिमेट्रिक फेडरलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हाँ, इससे उनका जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371A के अंडर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं 5th और 6th शेड्यूल पे। बच्चों, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। दोनों ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है।
5th शेड्यूल पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है, लेकिन 6th शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स के लिए है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इसको याद रखने का ट्रिक है ATM। इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के थ्रू। और जहां 5th शेड्यूल है वहां ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को असलियत में लाने के लिए एक बहुत पावरफुल एक्ट है, पैसा एक्ट ऑफ 1996। इसने ग्राम सभा को यानी गांव के सभी वोटर्स को जबरदस्त पावर्स दी हैं। जैसे जो जंगल के छोटे मोटे प्रोड्यूस हैं उन पर उनका हक है, उनकी जमीन उनसे कोई छीन ना ले, इसकी पावर उनके पास है, और उनके इलाके में लैंड एक्विजिशन या माइनिंग के लिए उनसे पूछना कंपलसरी है। यही तो है असली ग्राम स्वराज। ऑलराइट, तो हमने लेजिस्लेचर्स, इलेक्शंस, जुडिशरी और फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। चलिए अब एक क्विक टेस्ट हो जाए, देखते कितना याद रहा। रेडी फॉर अ क्विक फायर राउंड? लेट्स चेक योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलो पहला सवाल। व्हिप सिस्टम इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? सोचो। फॉल्स, ये एक कन्वेंशन है। बहुत बढ़िया। सेकंड, अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 143(1) के अंडर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगे तो क्या वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है? यस और नो? द आंसर इज नो, इट्स ओनली एडवाइजरी। एक्सलेंट। चलो लास्ट वन। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जिनके पास लॉ बनाने की पावर है, वो 5th शेड्यूल में है या 6th शेड्यूल में? द करेक्ट आंसर इज 6th शेड्यूल, ATM स्टेट्स। देखा, इतना सिंपल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। कीप रिवाइजिंग, स्टे फोकस्ड, ऑल द बेस्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन टुडेज पॉलिटी सेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सीखने वाले हैं कि ये जो डेली करंट अफेयर्स का समुंदर है, इसको हमारे स्टैटिक पॉलिटी के सिलेबस से जोड़ना कैसे है। आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। देखिए, ये सवाल मुझे हमेशा मिलता है, सर लक्ष्मीकांत तो हमने 5 बार पढ़ ली है, लेकिन जब द हिंदू में कोई आर्टिकल आता है तो समझ नहीं आता कि इसको सिलेबस के किस पार्ट से कनेक्ट करें। साउंड फेमिलियर? बिल्कुल। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, ये आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। देखिए, सबसे पहले हम इलेक्शंस के रूल्स ऑफ द गेम समझेंगे, ECI की पावर्स क्या हैं। फिर हम पार्लियामेंट में एंटर करेंगे, देखेंगे हाउस में ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है। उसके बाद एक बहुत हॉट टॉपिक, एक MP की सीट कैसे बचती है, यानी डिसक्वालिफिकेशन के रूल्स। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्शन में, और आखिर में सबका फेवरेट फंडामेंटल राइट्स और उन पर जो रीसेंट डिबेट्स चल रही हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, इलेक्शंस। यहाँ से प्रीलिम्स में आई एम टेलिंग यू डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के अराउंड। बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इस एरिया में। चलिए इसको हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। तो हाल ही में न्यूज़ थी कि इलेक्शन कमीशन ने कई सारी रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज या RUPs के खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन 3 शब्दों को देखिए, डीलिस्ट, डीरेकग्नाइज और डीरजिस्टर। सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना? और बस यही है UPSC का ट्रैप। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत गलती करते हैं। लेट्स क्लियर दिस अप वंस एंड फॉर ऑल। ओके, इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। एक स्कूल का सोचिए। डीलिस्टिंग ये ऐसा है जैसे टीचर ने एक बहुत दिन से एब्सेंट स्टूडेंट का नाम अटेंडेंस रजिस्टर से हटाकर एक इनएक्टिव लिस्ट में डाल दिया। आप अभी भी स्कूल में हैं, बस एक्टिव रोल पे नहीं है। समझ गए? अच्छा, अब डीरेकग्नाइजिंग ये ऐसा है जैसे आप क्लास के मॉनिटर थे, पर आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो आपसे मॉनिटर का बैज छीन लिया गया। आप अभी भी स्टूडेंट हैं, बस वो स्पेशल स्टेटस चला गया। लेकिन डीरजिस्टरिंग ये है एक्सपल्शन, स्कूल से ही निकाल देना। और सबसे क्रूशियल पार्ट यही है, ध्यान से सुनिए, ECI के पास ये पावर नहीं है। और ये देखिए, इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है। ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी पार्टी ने फ्रॉड करके भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, तब भी ECI उसको डीरजिस्टर नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ जुडिशरी कर सकती है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स के पेपर में आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल रोल्स यानी आपकी वोटर लिस्ट्स, इनको अपडेट करने के मोटा-मोटी 4 तरीके होते हैं। पहला, इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें डोर टू डोर जाकर पूरी लिस्ट एकदम नए सिरे से बनाई जाती है। दूसरा, समरी रिवीजन, ये हर साल होता है नए वोटर्स जैसे जो 18 साल के हुए उनको ऐड करने के लिए। फिर इनका एक मिक्स भी होता है।
और आखिर में स्पेशल रिवीजन, जो जरूरत पड़ने पर कभी भी किया जा सकता है। और ये रहा आपके लिए एक जबरदस्त प्रीलिम्स ट्रैप। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो फ्रेज है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको ईसीआई बहुत यूज करती है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कहीं भी, आई रिपीट, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि इट इज डिफाइंड इन द एक्ट, तो वो गलत है। तो फिर ये पावर आती कहाँ से है? ये आती है आर्टिकल 324 से, जो ईसीआई को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए बहुत एक्सटेंसिव प्लेनरी पावर्स देता है। यूपीएससी को ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत पसंद है। अच्छा, अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिए हैं, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स का टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। मेंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन आए तो आपको ये मेंशन करना ही करना है। होते क्या है ये? सिंपल भाषा में ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं जो कॉर्पोरेट्स और लोगों से पैसा लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाती हैं। पर इनके लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। देखिए, एक साल में जितना पैसा मिला उसका 95% डोनेट करना जरूरी है। डोनर्स की पैन डिटेल्स चाहिए और इनके अकाउंट्स पूरे ऑडिटेड होते हैं। इससे थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ऑलराइट, सेक्शन 1 कंप्लीट। चुनाव हो गए, एमपीज जीतकर हाउस में आ गए। अब क्या? चलिए, अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, पार्लियामेंट। यहाँ हम देखेंगे कि हाउस के अंदर कार्यवाही और ऑर्डर कैसे चलता है। लेट्स स्टार्ट विद द कैप्टन ऑफ द शिप, द स्पीकर, द गार्डियन ऑफ द हाउस। पर क्या इस गार्डियन को हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है ताकि इस ऑफिस को बेवजह के अटैक से बचाया जा सके। सबसे पहले आपको 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा, उस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। और अगर मोशन एडमिट हो गया तो 10 दिन के अंदर उस पर डिस्कशन जरूरी है। ये नंबर्स याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर कोई एमपी हाउस में बहुत शोर शराबा करे तो उसको सस्पेंड करने का क्या प्रोसेस है? दोनों हाउसेस के पास इसके लिए पावर्स हैं, लेकिन एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ध्यान से देखिए रूल 374A। ये पावर सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास है। इससे वो किसी ग्रेवली डिसऑर्डरली एमपी को ऑटोमैटिकली 5 दिन तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। राज्यसभा चेयरमैन के पास ऐसी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग पावर नहीं है। यही फर्क है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो हमेशा न्यूज में रहता है। एक बार आप एमपी बन गए तो क्या इसका मतलब है कि 5 साल तक सीट पक्की? बिल्कुल नहीं। चलिए अब समझते हैं एक एमपी की सीट के रूल्स ऑफ सर्वाइवल, यानी उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या हैं। तो देखिए, एक एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के 3 मेन लीगल पिलर्स हैं। इसको ऐसे ही याद रखिए। पहला, खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 102 में, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951, जो क्रिमिनल कन्विक्शन जैसे मामलों से डील करता है। और तीसरा, सबसे फेमस, द 10th शेड्यूल, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था आया राम गया राम के कल्चर को रोकने के लिए, जो दल बदल होता था। इसके ग्राउंड्स क्या हैं? सिंपल, 1, अगर कोई एमपी अपनी पार्टी की मेंबरशिप खुद से छोड़ दे, या 2, अगर वो पार्टी के डायरेक्शन यानी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, मर्जर। अगर किसी पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें दूसरी पार्टी में मर्ज करना है, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। याद रखिएगा, 2/3। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। क्या स्पीकर का डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन पर फाइनल और एब्सोल्यूट है? पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन इस लैंडमार्क कीहोतो हॉलोहैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम साफ कर दिया। स्पीकर जब डिसीजन लेता है तो वो एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करता है और इसलिए उसका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। कोर्ट उसको चेक कर सकती है। यही है चेक्स एंड बैलेंसेस। अब आते हैं क्रिमिनल कन्विक्शन पर। पहले क्या होता था? आरपी एक्ट का सेक्शन 84 एक लूप होल की तरह था। अगर कोई एमपी कन्विक्ट हो भी गया तो वो 3 महीने के अंदर अपील फाइल करके पार्लियामेंट में बैठा रहता था। लेकिन लिली थॉमस केस 2013 में एक गेम चेंजर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब रूल बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते इमीडिएटली, उसी पल। ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने रूल्स देखे, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को गवर्नेंस की असली दुनिया में कैसे अप्लाई किया जाता है। लेट्स लुक एट सम रीसेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इन एक्शन। हाल ही में केरला का नाम बदलकर केरलम करने का प्रपोजल आया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 3 में लिखा है, पहले ऐसा बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट की लेजिस्लेचर के पास भेजता है उनके व्यूज के लिए। लेकिन यहाँ है असली कैच,
स्टेट के व्यूज, चाहे वो हाँ बोले या ना, पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का यूनिटरी बायस साफ साफ दिखाता है। ये एक और छोटा सा पॉइंट है जहां यूपीएससी आपको फंसा सकता है। देखिए, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में क्या? वहां ऐसी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना कहता है कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। ये एक बहुत क्रूशल डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फंडामेंटल राइट्स। सिलेबस का ये पार्ट कभी स्टैटिक नहीं होता, ये हमेशा नए जजमेंट्स के साथ इवॉल्व होता रहता है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स 20, 21 और 22 हाल ही में खबरों में क्यों रहे। नार्को एनालिसिस टेस्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही क्लियर रूलिंग दी है। किसी को भी जबरदस्ती ये टेस्ट करवाने के लिए मजबूर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे 2 सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। पहला, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यानी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने ही खिलाफ गवाह बने। और दूसरा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर कोर्ट ने मेंटल प्राइवेसी और डिग्निटी को भी शामिल माना है। जल्दी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA पर भी बात कर लेते हैं। याद रखिए, ये कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, पनिटिव के लिए नहीं। दोनों में फर्क क्या है? पनिटिव डिटेंशन मतलब सजा देना किसी क्राइम के लिए जो हो चुका है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी को क्राइम करने से रोकने के लिए पहले ही डिटेन कर लेना। आर्टिकल 22 इसकी इजाजत देता है, पर कुछ सेफगार्ड्स के साथ, जैसे डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता जब तक एक एडवाइजरी बोर्ड उसको अप्रूव ना करे। ये नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। चलो अब एक क्विक टेस्ट हो जाए। इस सवाल को देखिए। स्टेटमेंट 1, ECI के पास पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर है। सोचिए, सही है या गलत? बिल्कुल गलत। हमने अभी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में कि ECI डी रजिस्टर नहीं कर सकती। अच्छा, स्टेटमेंट 2, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन RP एक्ट में डिफाइंड है। क्या लगता है? ये भी गलत है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है जो ECI आर्टिकल 324 की पावर्स के अंडर यूज करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? नीदर 1 नॉर 2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इसी के साथ हम आज की मास्टर क्लास के एंड में आते हैं। लेकिन जाने से पहले आपके मेंस प्रिपरेशन के लिए एक फूड फॉर थॉट क्वेश्चन। हमने स्पीकर की इमेंस पावर्स की बात की सस्पेंशन और डिस्क्वालिफिकेशन में। इस पर सोचिए, इन पावर्स को हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं ताकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट और डिसेंट जिंदा रहे। इस तरह के एनालिटिकल सवालों के लिए आपको तैयार रहना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। All the best.